नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के इस ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। विज्ञान और तकनीक की दुनिया की बड़ी छोटी हलचल लेकर हाजिर हूं मैं ऐश्वर्या कपूर। इससे पहले शुरू करें खबरों का सफर, एक नजर सुर्खियों पर। मुगल गार्डन में नए प्रयोगों की प्रदर्शनी, नव परिवर्तन महोत्सव में देश भर के जमीनी स्तर के आविष्कारों ने लिया हिस्सा। बच्चों में आंत्रशोथ की बीमारी के खिलाफ नई उम्मीद, भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया रोटावैक नाम का टीका। स्विट्जरलैंड में बना दुनिया का पहला सोलर प्लेन अहमदाबाद पहुंचा। मौसम का लग पाएगा सटीक अंदाजा, मौसम विभाग ने श्रीनगर में स्थापित किया अत्याधुनिक डॉपलर रडार। खोज खबर सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे इस साल के आम बजट में विज्ञान के क्षेत्र को क्या मिला। देश के जल स्रोतों को मिल सकेगी खरपतवार से निजात, एक आम मछुआरे ने बनाई जलकुंभी को निकालने वाली मशीन। और अब खबरें विस्तार से। भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था में उत्पादकता के लिए जरूरी है कि विज्ञान के क्षेत्र में नई पहल होती रहे। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में यही जज्बा दिखा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में अलग अलग क्षेत्र के आविष्कारकों को सम्मानित किया गया। ये विज्ञान में नई सोच, नए नजरिए का मेला था। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दिखाया कि किस तरह से सोच में नयापन तकनीक को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ सकता है, और वो भी जेब जलाए बिना। मुगल गार्डन में नव परिवर्तन मेले को देखने आने वालों का हफ्ते भर तांता लगा रहा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी राष्ट्रीय नव परिवर्तन संस्थान ने इवेंट का आयोजन किया था। नव परिवर्तन मेले के दौरान ही विज्ञान में नई पहल के लिए पुरस्कार भी बांटे गए। 7 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 41 नागरिकों और समुदायों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया। युवा छात्रों को इनोवेशन की प्रेरणा देने के लिए नव परिवर्तन मेले में खास वर्कशॉप लगाए गए। स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और जैव पाचन से जुड़े प्रयोगों का प्रदर्शन कार्यक्रम का बड़ा आकर्षण रहे। हर साल नव परिवर्तन मेले का मकसद होता है जमीन से जुड़े ऐसे आदमी का सम्मान जिसने अपनी समझ को तकनीक में बेहतरी का जरिया बनाया है। देश में हर साल आंत्रशोथ से जान गंवाने वाले बच्चों के लिए नई उम्मीद जागी है। भारतीय वैज्ञानिक की खोज रोटावैक की किस हद तक लग सकेगी रोटा वायरस इन्फेक्शन पर लगाम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में हर साल करीब 80,000 शिशु सिर्फ आंत्रशोथ के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। 10 लाख बच्चे अस्पताल में भर्ती होते हैं। 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हर साल इस बीमारी का दर्द झेलते हैं। आंत्रशोथ की वजह रोटा वायरस नाम का विषाणु बनता है और ये संक्रमित हाथों और सतहों के जरिए फैलता है। उल्टी, पानी वाले दस्त और बुखार इसके लक्षण होते हैं। अगर सही इलाज और देखभाल न मिले तो आंत्रशोथ से होने वाले दस्त बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। रिसर्च बताती है कि आंत्रशोथ से एक बच्चे की मौत को बचाने के लिए करीब 743 बच्चों का टीकाकरण जरूरी होता है। अगर 69 बच्चों को टीका लगाया जाए तो औसतन एक बच्चा आंत्रशोथ की वजह से अस्पताल पहुंचने से बचता है। आंत्रशोथ के मामले में भी परहेज इलाज से बेहतर है। लेकिन अब इस बीमारी से देश के नौनिहालों को महफूज रखने के लिए देश के भीतर ही एक टीका तैयार हुआ है। रोटावैक नाम के इस टीके का विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी और सरकारी सेक्टर के सहयोग की मिसाल है। भारत के विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय के सहयोग के अलावा अमेरिकी सरकार के संस्थानों, भारत के कई सरकारी संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों ने इसमें अपना योगदान दिया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी रोटावैक पर शोध में हाथ बटाया है। 3 खुराकों में दिया जाने वाला ये टीका पूरी तरह से भारतीय तकनीक का नमूना है।
और भारत बायोटेक ने इसका परीक्षण किया है। रोटावैक से भारत में आंत्रशोथ से होने वाली बच्चों की मौतों को कम किया जा सकेगा। सरकार का इरादा है कि दूसरे विकासशील देशों में भी रोटावैक $1 जितने कम दाम में मुहैया करवाया जाए। सोलर बाइक्स और सोलर कारों के बाद अब बारी है सोलर एयरक्राफ्ट की। 7 समंदर पार कर दुनिया के पहले सौर हवाई जहाज ने अहमदाबाद की जमीन को छुआ। सोलर इंपल्स 2 नाम का ये विमान स्विट्जरलैंड में बनकर तैयार हुआ है और आजकल स्वच्छ ऊर्जा के संदेश देने के लिए दुनिया भर की ऐतिहासिक यात्रा पर है। समंदर लांघने वाले दुनिया के पहले सौर विमान ने 10 मार्च को अहमदाबाद की धरती को छुआ। सोलर इंपल्स 2 नाम के इस विमान ने ओमान से उड़ान भरी थी और इसने 16 घंटे में करीब 1465 किलोमीटर का सफर तय किया। पहले चरण में यह विमान अबू धाबी से ओमान पहुंचा था। यह विमान इस बात का पहला पुख्ता सबूत है कि जीवाश्म ईंधनों को इस्तेमाल किए बगैर भी उड़ना मुमकिन है। SI-2 5 महीने की दुनिया भर की यात्रा पर निकला है और इस दौरान ये कुल 35,000 किलोमीटर की दूरी मापेगा। लगातार 5 दिन और रात की उड़ान के दौरान विमान को 200 पायलट बारी बारी से संचालित करेंगे। विमान को इसके पंखों में लगे 17,000 सोलर सेल्स से ऊर्जा मिलती है। Finally we choose Ahmedabad. And you know why we choose Ahmedabad? We choose Ahmedabad because in this airplane you have research, you have technology, you have products which comes from this part of the world. There is Ahmedabad inside. दुनिया की सैर के दौरान ये सौर विमान 12 जगहों पर रुकेगा। प्रशांत महासागर को लांघने से पहले ये चीन और म्यांमार में भी उतरेगा। प्रशांत महासागर पार करने के बाद SI-2 हवाई द्वीप के अलावा अमेरिका के मध्य पश्चिमी और पूर्वी तटों में भी लैंड करेगा। इसके बाद ये विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ेगा। अगर मौसम साफ रहा तो विमान दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में भी उतर सकता है। भारत की कहीं तो अहमदाबाद के बाद विमान की अगली मंजिल वाराणसी है। विमान के पायलटों के मुताबिक अहमदाबाद ने विमान के विकास में योगदान दिया है और इसीलिए इसके रूप में इस शहर को शामिल किया गया। Today the solar energy is the need of the day and this plane will really set an example and it will have a really long and a sustainable future ahead. आने वाले कल के इस विमान को सोलर इंपल्स नाम की स्विट्जरलैंड की कंपनी ने बनाया है। निश्चित तौर पर इस विमान का सफर दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा की अहमियत को करोड़ों लोगों तक पहुंचाएगा। साल 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ के जख्म अभी भरे नहीं हैं। ऐसी तबाही अगली बार दबे पांव ना आए, मौसम विभाग के पास इसके लिए अब एक नया हथियार है। अत्याधुनिक तकनीक वाले डॉपलर रडार को श्रीनगर में लगाया गया है और ये अगले महीने से काम करना शुरू कर देगा। बाढ़, भूस्खलन या बादलों का फटना कश्मीर के लिए नया नहीं है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को आने वाले कुदरती खतरों की आहट और बेहतर तरीके से मिल सकेगी। श्रीनगर शहर में जापानी तकनीक से बने हाईटेक डॉपलर रडार को स्थापित किया गया है। रडार राज्य के मौसम विभाग को और भी बेहतर पूर्वानुमान में मदद करेगा। डॉपलर रडार मौसम के आम रडार के मुकाबले ज्यादा सक्षम है, क्योंकि इसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि बारिश कहां होगी और किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। इतना ही नहीं, डॉपलर रडार के जरिए बारिश के अलावा बर्फबारी, ओलावृष्टि और हवा की गति और दिशा का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हमारा वेदर ही ऐसा है कि वी आर होम टू वेरियस नेचुरल क्लाइमिटीज़ है, नेचुरल डिजास्टर से। कभी यहाँ पे हेवी रेनफॉल होते हैं जिसकी वजह से फ्लड आते हैं, फ्लैश फ्लड आते हैं। दिन विंटर में स्नो एवलांच आते हैं। दिन
स्प्रिंग की अगर बात करते हैं, प्री मानसून या अप्रैल मई में बात करें, तो यहाँ पे बहुत बड़े विंड स्टॉर्म भी आते हैं, पर्टिकुलरली जो बिकॉज ऑफ विच जो डाल लेक में लोग शिकारेज में जाते हैं, दे आर वेरी हाईली प्रोन टू दिस विंड स्टॉर्म। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए भारत मौसम विभाग, इंडियन मेट डिपार्टमेंट में यहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट मीट्रोलॉजिकल एक डॉपलर वेदर रडार जो है, एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार, वो लगाए हुए हैं। रडार 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम की हर आने वाली हलचल का बेहद सटीक अंदाजा लगाएगा। रडार को स्थापित करने का काम पूरा हो चुका है और ये अगले महीने तक काम करना शुरू कर देगा। अक्सर लोगों को श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर आना होता है बाय एयर या बाय रोड, तो उससे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। लोग डल में घूम रहे होते हैं, उनको अगर पहले ही पता चले कि विंड आने वाली है, हवा चलने वाली है, तो हमारे लिए तो बहुत, हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। उम्मीद है कि इस रडार की मदद से अब जम्मू कश्मीर को बर्बादी की आहट पहले से मिल सकेगी और कीमती जानों को बचाया जा सकेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देश और दुनिया में विज्ञान की ताजा हलचल पर एक नजर हमारे अगले सेगमेंट में। इसरो ने भारत के चौथे नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1D का प्रक्षेपण टाल दिया है। उपग्रह को 9 मार्च के रोज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा जाना था, लेकिन सैटेलाइट के ट्रांसमीटर्स में खराबी का पता चलने के बाद अब ये लॉन्च इस महीने के आखिर में होगा। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने 7 मार्च को कोयंबटूर में एरोस्पेस प्रदर्शनी का आयोजन किया। ये आयोजन 3 दिनों के राष्ट्रीय छात्र तकनीक मेले का हिस्सा था। प्रदर्शनी का मकसद छात्रों को इसरो के उपग्रहों और मिशंस की जानकारी देना था। प्रदर्शनी में मंगलयान से जुड़ी चीजों से लेकर इसरो के पहले सैटेलाइट तक को दिखाया गया। इसके अलावा छात्रों को GSLV Mark 3, PSLV जैसे रॉकेट्स के मॉडल भी देखने को मिले। साथ ही भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह और अत्याधुनिक IRNSS-1D की एक झलक भी छात्रों तक पहुंची। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खास वर्कशॉप का आयोजन किया। 2 दिनों के इस वर्कशॉप का मकसद विज्ञान और अनुसंधान में महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देना था। DRDO के दिल्ली मुख्यालय में आयोजित इस वर्कशॉप को मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संबोधित किया। ईरानी ने DRDO की महिला वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वो युवा छात्राओं को तकनीक के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करें। H1N1 वायरस को लेकर जागरूकता बढ़ाने के मकसद से भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में विशेष कैंप का आयोजन किया। 9 मार्च को आयोजित किए गए इस कैंप में कई डॉक्टर और टीचर शरीक हुए। कैंप में आम नागरिकों, खासकर छात्रों को स्वाइन फ्लू के लक्षण और निदान के बारे में बताया गया। काले हिरणों की ताजा गणना के मुताबिक ओडिशा के गंजम जिले में इस प्रजाति की तादाद बढ़ी है। ये इलाका काले हिरणों का पसंदीदा प्राकृतिक वास है। गणना से ये भी पता चला है कि काले हिरण अब कई ऐसे इलाकों में भी फल फूल रहे हैं जहां वो पहले नहीं पाए जाते थे। दिलचस्प बात ये रही कि गंजाम जिले की सभी जगहों पर मादा काले हिरणों की तादाद नर हिरणों के मुकाबले ज्यादा पाई गई। नासा के वैज्ञानिकों ने भारत की मदद से 136 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह को खोजा है। ये ग्रह 4 तारों पर आधारित 30 ARI नाम के सौरमंडल का हिस्सा है। इस खोज के लिए रोबोएडो अडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसे पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर विकसित किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ग्रह गैसों से मिलकर बना है और बृहस्पति से 6 गुना ज्यादा वजनी है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रह का चक्कर काट रहे चंद्रमाओं में जीवन के लिए जरूरी हालात हो सकते हैं। बाकी देश की तरह वैज्ञानिक बिरादरी को भी हर साल आम बजट का इंतजार रहता है। इस बार के बजट ने देश के वैज्ञानिकों को कितना खुश किया है, आइए देखते हैं अगले सेगमेंट खोज खबर में। इस साल के आम बजट का इंतजार कर रही वैज्ञानिक बिरादरी को इस बार निराश नहीं होना पड़ा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का 28 फरवरी का बजट भाषण भारतीय विज्ञान के लिए कई सौगातें लेकर आया। खासकर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को मिले बढ़ावे को वैज्ञानिकों ने काफी सराहा। विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण के लिए बजट में इस साल 3.07 करोड़ यूएस डॉलर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र का बजट 18,792 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 19,023 करोड़ रुपए किया गया है। हालांकि कुछ लोगों की राय में जहां एक और विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय के बजट को 8% से बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, वहीं पर्यावरण के क्षेत्र के लिए रखा गया बजट और ज्यादा हो सकता था। हालांकि कुछ लोगों की राय में जहां एक और विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय के बजट को 8% से बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, वहीं पर्यावरण के क्षेत्र के लिए रखा गया बजट और ज्यादा हो सकता था। बात मंत्रालय के भीतर की करें तो विज्ञान एवं तकनीक विभाग के लिए 3,891.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के हिस्से में 4,090.11 करोड़ रुपए आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग को 1,648.82 करोड़ का बजट मिला है। बजट में कृषि अनुसंधान के साथ एटमी ऊर्जा के लिए भी धनराशि को बढ़ाया गया है। मंगल मिशन के जरिए देश का सिर ऊंचा करने वाले अंतरिक्ष विभाग का बजट भी बढ़ाया गया है। वहीं विज्ञान एवं तकनीक में शोध पर सरकार इस साल 747 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। मौसम विज्ञान की अहमियत को समझते हुए भू विज्ञान के मंत्रालय को 1,623.26 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस धनराशि का बड़ा हिस्सा मौसम पूर्वानुमान के नए मॉडल को विकसित करने में खर्च होगा, लेकिन पर्यावरण के सेक्टर की उम्मीदें इस बार बाकी रह गईं। पर्यावरण मंत्रालय को मिले बजट में इस दफा 25% की कटौती हुई है। भू विज्ञान मंत्रालय को मिलने वाली रकम भी 1,723.36 करोड़ रुपए से घटाकर 1,642.19 करोड़ रुपए कर दी गई है। हालांकि बजट में स्वच्छ ऊर्जा पर जोर साफ नजर आया। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष का ऐलान किया। इस कोष के लिए पैसा जुटाने के मकसद से कोयला खनन पर लगने वाले टैक्स को 2 गुना बढ़ाकर 204.2 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया है। बजट में देश के अलग अलग हिस्सों में 2 नए IIT और 5 नए एम्स अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया गया। जानकार सहमत हैं कि खर्च में कटौती को ध्यान में रखकर बनाए गए बजट में भी विज्ञान के क्षेत्र के प्रावधानों पर ज्यादा कैंची नहीं चली है। वैज्ञानिकों के बीच अब ये चर्चा है कि किस तरह सरकारी अनुदानों पर निर्भरता घटाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रास्ते से फंड जुटाए जाएं। और विज्ञान के इतिहास में क्यों दर्ज है इस हफ्ते की तारीखें पेश कर रहे हैं अपना अगला सेगमेंट इतिहास के पन्नों से। मशहूर जर्मन शरीर विज्ञानी एमिल वोन बेहरिंग 15 मार्च 1854 को पोलैंड के लाविस में पैदा हुए थे।
डिफ्थीरिया बीमारी की दवा खोजने के लिए उन्हें बच्चों के रक्षक यानी सेवियर ऑफ चिल्ड्रन भी कहा जाता है। इसी खोज के लिए उन्हें 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। दुनिया की पहली स्वचालित सीढ़ी का पेटेंट अमेरिकी आविष्कारक जेसी विल्फोर्ड रेनो ने 15 मार्च 1892 में अपने नाम करवाया था। सबसे पहली बार इस स्वचालित सीढ़ी का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी के कोनी आइलैंड में हुआ था। तब इसे इंक्लाइंड एलिवेटर कहा जाता था। मशहूर जर्मन भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ जॉर्ज साइमन ओम का जन्म 16 मार्च 1789 को अर्लैंगेन में हुआ था। ओम ने इलेक्ट्रोकेमिकल ऊर्जा में रिसर्च के दौरान कई उपकरणों का आविष्कार किया। उन्होंने साबित किया कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का सीधे अनुपात में संबंध है। इसी से जुड़े सिद्धांत को ओम्स लॉ कहा जाता है। भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह IRS-1 A17 17 मार्च 1988 को प्रक्षेपित किया गया था। इसरो के बनाए गए इस सैटेलाइट को उस वक्त के सोवियत रूस के बाइकोनूर से वोस्तोक 2M यान के जरिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। मिशन का मकसद भारत में ही दूर संवेदी उपग्रह तकनीक को विकसित करना था। वाटर हायसिंथ यानी जलकुंभी जल स्रोतों खासकर गांव के पोखर तालाबों को ढकने वाली आम खरपतवार है। अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये ना सिर्फ मच्छरों का घर बनती है बल्कि मछलियों को भी जिंदा नहीं रहने देती। लेकिन अब गांव के एक साधारण से मछुआरे ने जलकुंभी को काटने वाली ऐसी नायाब मशीन तैयार की है जिसके कई फायदे हैं। आइए देखते हैं। इस बार के नव प्रवर्तन मेले में कई दिलचस्प आविष्कार देखने को मिले। वाटर हायसिंथ यानी जलकुंभी निकालने वाली मशीन भी ऐसी ही एक इजाद है। तेलंगाना के गोडसू नरसिम्हा की बनाई गई ये मशीन सिर्फ जल स्रोतों को खरपतवार से नहीं बचाती, जमीन की उर्वरता को भी बढ़ाती है। मशीन खरपतवार को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है जिसे बाद में बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है। This is the machine which is developed by a fisherman to clear water hyacinth. In Hindi it is called Jalakumbhi. So in Telugu it is called Gorrapu Dekka, which covers the entire lake so that no oxygen can go through that and the fish cannot be developed. So whoever by this small minimal farmers, fishermen community, they go take it out and they get allergies, snake bites and all. So this man by name Narasimha, a fisherman with a formal minimal education, he said I will make one machine to lift this, to cut into pieces and put it into the nearby lake. नरसिम्हा की ये नायाब मशीन तालाब और पोखरों को जलकुंभी से बचाने की अब तक की सभी तकनीकों से सस्ती है। आम गांव वाले भी इसकी मरम्मत भलीभांति कर सकते हैं। मशीन के जरिए साफ रहने वाले जल स्रोतों न सिर्फ मछली पालन की संभावनाओं को बढ़ाते हैं बल्कि इसके जरिए बनने वाली खाद भी किसानों के लिए आमदनी का अतिरिक्त जरिया हो सकती है। इस आविष्कार को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की तरफ से सहयोग मिल रहा है। All the people are trained, so the cost effective, the time taken for that is very less and it is very effective. And as far as we know, and interaction with various people from the other states, this is the only machine made in India. Other equipment are all imported and they are very expensive. This is very affordable machine. NIF इसे तेलंगाना के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी इस्तेमाल कर रही है। वाटर हायसिंथ यानी जलकुंभी पानी की सतह पर तैरने वाला एक पौधा होता है। ये इतनी तेजी से बढ़ता है कि 2 हफ्ते में ही 2 गुना हो जाता है। अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये जल स्रोतों के प्रवाह को रोक देता है। इसके चलते जल स्रोतों में पनपने वाली जिंदगी तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। पानी में ऑक्सीजन की तादाद कम हो जाती है। इसके चलते मछलियों के लिए जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है।
जलकुंभी वाले जल स्रोत बीमारी फैलाने वाले मच्छरों का भी घर बनते हैं। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें पोस्ट भी कर सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताजा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक अपना ख्याल रखिए और थिंक साइंटिफिक।